हेलो, कैसे हो स्टूडेंट्स मेरे किताबी कीड़ों। और हम आज बात करेंगे मगध साम्राज्य की, यानी मगध की मौर्यों से पहले के साम्राज्य की। जनपद के हिसाब से तो हमने स्टडी कर लिया था, लेकिन एक साम्राज्य के हिसाब से अगर हम स्टडी करें तो मगध का जो प्रथम वंश है वो वृद्धरथ वंश है। अब आप कहेंगे जी मगध का तो पहला वंश हर्यक वंश है। नो डाउट, हर्यक वंश है पहला वंश, लेकिन वो मगध का पहला हिस्टोरिकल वंश है, यानी ऐतिहासिक वंश इसको कह सकते हैं। मगध के बारे में सर्वप्रथम अगर हम उल्लेख देखें तो अथर्ववेद में उल्लेख है, और हम देखें कि रामायण में और महाभारत दोनों में मगध का उल्लेख है। और उसमें मगध की जो राजधानी है उस समय गिरिवज्र, तो उसका उल्लेख है। और गिरिवज्र को कुशाग्रपुर भी कहा गया। गिरिवज्र इवन रामायण में तो ये बताया गया है कि गिरिवज्र की जो स्थापना है वो वसु ने की थी, और इसलिए इसको वसुमती के नाम से भी जाना जाता है, और अन्य नाम से भी जाना जाता है, कई नामों से, जैसे मगधपुर है, वृद्धपुर है, और कुशाग्रपुर है। इन नामों से भी मगध की राजधानी गिरिवज्र को जाना जाता है। महाभारत में वृद्धरथ का उल्लेख है, और महाभारत में अगर हम देखें महाभारत के अलावा तो हरिवंश पुराण में भी उल्लेख है। तो इस वंश का जो संस्थापक था वो वृद्धरथ था, और वृद्धरथ के नाम से ही इस वंश का नाम पड़ा वृद्धरथ वंश। केवल 3 शासक हमें मिलते हैं, वृद्धरथ खुद जो संस्थापक है, और इसके बाद जरासंध। जरासंध इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जरासंध एक अच्छा सेना नायक भी है, और हरिवंश पुराण में ये कहा गया है कि जरासंध ने चेदी, मद्र, कश्मीर, अंग, बंग, इन, अब बंग पता नहीं कौन सा है, लेकिन इन जो महाजनपद हैं इनको जीता है। मतलब इसका जो क्रेडिट है उसको दिया गया है जरासंध को। और जरासंध का महाभारत में भी हमें विवरण मिलता है कि जरासंध को जो सबसे शक्तिशाली पांडवों में से है भीम, उसके द्वारा उसको मृत्यु दी गई। जरासंध के जन्म की कहानी भी बहुत विचित्र है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब जरासंध पैदा हुआ था तो वो 2 अलग अलग टुकड़ों में पैदा हुआ था, क्योंकि उसके पीछे की कहानी है, बर्थ के पीछे की, कि जब रानी, जो जरासंध के पिता है थे वृद्धरथ, जब उन्होंने रानी को खाने को जो ऋषि द्वारा दिए गए फल था एक, तो उन्होंने अपनी एक ही रानी को ना देकर 2 रानियों को दे दिया था। तो उनसे आधे आधे पुत्र, उनका आधा आधा पुत्र प्राप्त हुआ था, और उसको उन्होंने फेंक दिया था। तो महल के बाहर जब जरा नामक एक राक्षसी थी तो उसने उनको संधित किया था, यानी, और इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। अब ये माइथोलॉजिकल कहानी है, लाइक मैं तो केवल हिस्ट्री में मैं इसको हिस्टोरिकल सत्य नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये माइथोलॉजिकल पौराणिक सत्य है, और ये इसका विवरण भी हमें मिलता है। तो जरासंध अच्छा सेना नायक है। जरासंध के बाद जो है रिपुंजय है, लेकिन रिपुंजय के बारे में कोई विवरण नहीं है। हाँ ये है कि ये 3 शासक थे वृद्धरथ वंश के, ये हमें पता है। क्लियर। अब हम बेटा आते हैं कि वृद्धरथ वंश के बाद कौन सा वंश आया। तो वृद्धरथ वंश के बाद जो आया वंश वो हर्यक वंश था, और हर्यक वंश को हिस्टोरिकल पहला वंश मानते हैं मगध का, क्योंकि हर्यक वंश के बारे में, यानी हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, उसके बारे में जो बौद्ध स्रोत हैं, जैसे महावंश है, महावग है, और जैन स्रोत है, उत्तराध्ययन सूत्र है, इनमें इस वंश के बारे में दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिंबिसार जो है हर्यक वंश का फाउंडर था। उसका रूल जो है वो 545 BC से लेकर और 492 BC तक का रहा। ये माना जाता है कि जो बिंबिसार है वो बहुत ही यंग एज में, यानी 15 वर्ष की आयु में वो शासक बना, और शासक बनते ही उसमें वो एक अच्छा डिप्लोमैट भी था। तो उसने अपनी शक्तियाँ जो हैं वो 3 तरह से वो की, मजबूत की। जैसा एक तो वो उसने सैन्य, अपने अभियानों द्वारा उसने अंग पर सैन्य अभियान किया, और अंग के जो शासक है ब्रह्मदत्त, उनको हराया उसने। और क्यों हराया? क्योंकि अंग की जो राजधानी थी चंपा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी व्यावसायिक दृष्टि से। चंपा जो है एक उसकी जो, अगर हम जोग्राफिकल स्थिति देखें तो वो एक ऐसी जगह पर स्थित थी जहाँ से कि जो व्यापारी हैं वो नीचे के जो
दक्षिण के तट हैं वहाँ जाते थे और वहाँ से रत्न और मसाले लाते थे, जिनकी की उत्तर भारत में बहुत इम्पोर्टेंस थी। तो अंग पर आक्रमण करने का कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमिकली कॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसने इसको समझा, इसलिए जो जब उसने अंग को जीता तो उसने अंग की जो राजधानी है चंपा, उसका गवर्नर अपने पुत्र को बनाया। यानी ये इतना इम्पॉर्टेंट था कि उसने इसका जो गवर्नर है वो किसको बनाया, अपने पुत्र को। और बहुत सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि बिंबिसार ने जो सैन्य अभियान शुरू किए थे अंग से, यानी अंग को जीत के, तो उस इम्पेरियलिस्टिक, और H.C. रेचल बेसिकली मानते हैं कि उस इम्पेरियलिस्टिक जो ऑब्जेक्टिव थे जिसकी शुरुआत बिंबिसार अंग पर आक्रमण करके कर रहा है और अंग पर कब्जा, चंपा पर कब्जा करके कर रहा है, तो उसकी पराकाष्ठा कहीं ना कहीं कलिंग में कर रहा है अशोक, राइट। तो वो इम्पेरियलिज्म जो शुरू हो रहा है बिंबिसार के समय से, उसका कल्मिनेशन पॉइंट है अशोक। अब अगर हम देखें कि बिंबिसार सैन्य तो था ही, लेकिन बिंबिसार उसके साथ साथ एक अच्छा डिप्लोमैट भी था, और उसने अपने शक्तियाँ बढ़ाई। उसके अपने जो पड़ोसी राज्य तो नहीं कहेंगे, अपने समकालीन राज्यों के साथ अच्छे संबंध थे। जैसे हम एग्जाम्पल पाते हैं कि उसने अवंती के शासक चंड प्रदोत के पास जब उसको पांडु रोग हुआ तो उसने अपने वैद्य जीवक को भेजा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि गांधार का जो शासक है पुष्करिन, उसका दूत जो है वो बिंबिसार के कोर्ट में आया, और इसके साथ साथ उसका एक और उसके साथ अच्छे रिलेशन थे। हाँ, उसका कौशल के साथ अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि इसको हम अलग ले सकते हैं, यानी उसने अपनी शक्ति को इम्प्रूव किया अपने मैत्री संबंधों से, और दूसरा उसने किया अपने वैवाहिक संबंधों से। तो वैवाहिक संबंधों में से जो बौद्ध स्रोतों के अनुसार हम देखें कि उसकी 500 स्त्रियाँ थी, और उसमें से लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं राजनीतिक दृष्टि से वही उसी का उल्लेख है, और वही मुझे पता है कि उसकी जो 3 इम्पॉर्टेंट वैवाहिक संबंध है जिससे उसने राजनीतिक शक्ति अपनी बढ़ाई, तो वो उसमें से एक तो कौशल राज्य की प्रिंसेस है महाकौशला, और महाकौशला से उसको जो है वो बहुत एक स्टेटस वाइज तो इम्प्रूवमेंट मिली, लेकिन उसको इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंस मिली, क्योंकि उसको ये माना जाता है कि कौशल नामक जो काशी जो गांव है वो उसको दहेज में दिया गया। अब देखो दहेज तब से चल रहा है, तो दहेज में दिया गया कि जिससे 1 लाख के करीब मुद्राएं जो हैं वो वार्षिक कर के रूप में प्राप्त होती थी। दूसरा उसका जो वैवाहिक संबंध था वो था लिच्छवी वंश के चेटक की पुत्री चेलना के साथ। अब लिच्छवी वंश बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लिच्छवी जो हैं उनके लगातार आक्रमण हो रहे हैं मगध की जो राजधानी है गिरिवज्र, तो उसने कहीं ना कहीं लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपना स्टेटस तो बढ़ाया है, साथ में उसने अपनी जो राजधानी है गिरिवज्र उसको भी सुरक्षित कर लिया किनके आक्रमणों से, लिच्छवियों के। जबकि ऐसा हुआ नहीं, बाद में भी हम देखते हैं कि अजातशत्रु के समय में भी ये संघर्ष पुनः शुरू हो रहा है, लेकिन हाँ टेम्परेरी उसने ऐसा किया। तीसरा उसकी जो पत्नी थी मुख्य वो है मद्र शासक की बेटी खेमा, कई जगह इसका नाम क्षेमा भी प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो खेमा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि खेमा ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध संघ में एक इम्पॉर्टेंट भिक्षुणी थी। इवन जो कौशल का जो शासक है प्रसन्नजीत, उसको बौद्ध धर्म में दीक्षा भी खेमा ही दे रही है। और अगर हम देखें थेरी गाथा में, तो थेरी गाथा में भी खेमा के कई जो हैं कपलेट्स हैं, यानी उसके कई रचनाएं हैं, तो खेमा भी इम्पॉर्टेंट है। और खेमा के बारे में बहुत ज़्यादा हम पाते हैं किसमें, अपना बौद्ध ग्रंथों में। बिंबिसार को एक और नाम से जाना जाता था, उसको राजाओं का सिंह भी कहा जाता था, राजाओं का सिंह। सैन्य भी कहीं कहीं जगह कहा गया उसको, सैन्य भी कहा गया, राजाओं का सिंह भी कहा गया। बिंबिसार के बारे में ये कहा जाता है कि बिंबिसार ने एक नया नगर बसाया, और ये नया नगर कौन सा था, राजगृह। राजगृह जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और 5 पहाड़ियों से घिरा, वो पहाड़ियाँ हैं व्यवहार है, ऋषिक है, चैत्यक है, और 1-2 और हैं वृषद, ये
4 हुई हैं, 5 मुझे याद नहीं आ रही। तो ये इन पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 गिरियों से घिरा हुआ था। तो राजगृह उसने बसाया। और इसका जो वास्तुकार था वो बहुत फेमस वास्तुकार था, महावास्तुकार गोविंद। अब इसमें हम 2 ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें पाते हैं, जैसे जीवक प्रसिद्ध वैद्य है जो कि अवंती के शासक चंड प्रद्योत के पास भी भेजा गया। इवन हम ये भी पाते हैं कि बिंबिसार जीवक को तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी भेजते हैं कि अपनी स्किल्स को, अपनी जो उनके आयुर्वेद के बारे में स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। और इसी में हम पाते हैं जो स्थापत्यकार है सबसे फेमस, वो है कौन, मैंने अभी बताया था, गोविंद, महागोविंद जो है, जिसने कि राजगृह के मुख्य भवनों को निर्मित डिज़ाइन किया होगा। अब बिंबिसार के बारे में और क्या इम्पोर्टेंट है? बिंबिसार के बारे में इम्पोर्टेंट है कि बिंबिसार कौन से धर्म को संरक्षण देता था। बौद्ध जो धर्म के ग्रंथ हैं जैसे महावाक्य है, तो वो क्या मानकर चलता है कि बिंबिसार जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और वो विवरण भी उल्लेख भी करते हैं कि बिंबिसार जो है वो 3 बार महात्मा बुद्ध से मिले। एक बार जब उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, यानी वो बुद्ध नहीं बने थे। दूसरा जब वो बुद्ध बने थे तो, और 2 बार वो बुद्ध बनने के बाद मिले। तो वो ये 3 वो करते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि जब महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ उनके पास आए तो बिंबिसार से मिले, तो बिंबिसार ने उनको वेलुवन नामक एक उद्यान जो है वो डोनेट किया। इवन जीवक को ये कहा कि जो भिक्षु हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चिकित्सा करें। और ये भी माना जाता है कि गंगा तट पर जो उनको क्रॉस कराने का था, यानी जो नावों से क्रॉस कराने का था, तो उस पर कोई कर ना लिया जाए या कोई शुल्क, इसको बेहतर कहेंगे हम कि कोई शुल्क ना लिया जाए। तो ये सब क्या दिखाते हैं? ये सब दिखाते हैं कि हाँ, वो बौद्ध धर्म के संरक्षण करता थे। लेकिन अगर हम देखें तो जैन धर्म में उत्तराध्ययन जो सूत्र है उसमें ये कहा गया कि हाँ, जो बिंबिसार थे वो क्या थे? बिंबिसार जैन धर्म को मानने वाले थे। और जैन धर्म में ये भी बताया गया है कि किस तरह बिंबिसार ने महावीर जैन से वो बहुत प्रभावित थे और उन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ली। तो ये अलग अलग स्रोत हैं और अलग अलग स्रोत, और ये हमारे लिए राजनीतिक से हिस्टोरिकल पॉइंट से ठीक था कि क्योंकि वो इन धर्मों से जुड़े हुए हैं, इन धर्मों के संरक्षण करता है। और ऐसा नहीं कि वो जैन धर्म के संरक्षण करता है, या बिंबिसार के बारे में कह रही हूँ, या बौद्ध धर्म के थे। इवन उन्होंने ब्राह्मणों को भी दान दिया। तो अगर हम देखें एक किस्म से वो सहिष्णु व्यक्ति थे कि वो जैन धर्म को भी वो कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, और बौद्ध धर्म को भी, और किसको साथ में, अपना ब्राह्मण धर्म को भी। इवन जो बौद्ध धर्म के जो सोर्सेस हैं वो तो ये भी कहते हैं कि बिंबिसार की जो हत्या है वो अजातशत्रु ने की थी। किसके उकसाने पर? देवदत्त, जो कि महात्मा बुद्ध का कज़न था। और आप सबने बचपन में, मैंने बहुत स्टोरीज पढ़ी हैं कि देवदत्त जो है वो किस तरह उन्होंने महात्मा बुद्ध को उनके मार्ग से भटकाने के बहुत प्रयास किए। तो देवदत्त एक किस्म से बुद्धिस्ट सोर्सेस में एक खलनायक की भूमिका में है। तो वो जो अजातशत्रु, मतलब बुद्धिस्ट सोर्स ये मानते हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या देवदत्त के उकसाने पर की। ठीक। और जबकि जैन स्रोत क्या मानते हैं? जैन स्रोत ये मानते हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या नहीं की, बल्कि उसने उनको कारागार में डाला। और जो बिंबिसार हैं उन्होंने आत्महत्या की, यानी उन्होंने खुद ही अपने आप को आत्मघात किया। तो ये सब बिंबिसार की मृत्यु है। और उसके बाद हम करेंगे बेटा अजातशत्रु, राइट।